बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। धरनों और लॉन्ग मार्चों से हुकूमतें गिराने और जमहूरियत को कमजोर करने, मुंतखब वज़राए आज़म को इक़्तिदार से निकाल बाहर फेंकने, या फिर साजिशें करने वाले बेनकाब हो रहे हैं, या फिर जहर का इलाज जहर से करने की कोशिश की जा रही है। अकल हैरान और सोच परेशान है। एक के बाद एक सरबस्ता राज खुलते जा रहे हैं। जो सियासी लड़ाइयां 7 पर्दों के पीछे लड़ी जाती थी और जिनके राज समुद्र से गहरे सीनों में दफन समझे जाते थे, वो राज एक एक करके खुल रहे हैं। तो लगता ही यूं है कि लॉन्ग मार्च और धरनों से हुकूमत गिराने वाले अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी लॉन्ग मार्च या धरने से कोई हुकूमत ना गिराई जा सके। जो गिराने में एक्सपर्ट समझे जाते हैं वो अब बचाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बचाने की जद्दोजहद में बरसरे पेकार नजर आते थे वो गिराने की कोशिशों में मसरूफ है। तो मेरा गुमान यह है कि लड़ाई कुछ और है, मुहाज वही है, लेकिन पोजीशनें बदल चुकी हैं। फौज जैसे मोतबर अदारे के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं, ना वो फौज के लिए अच्छी हैं, ना सियासतदानों के लिए बेहतर है। लेकिन लगता यूं है कि सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा। सियासत में फौज के सियासी किरदार की एक हकीकत है, चाहे वो कोई तस्लीम करे या ना करे, चाहे सियासतदान खुद उनके पास चल कर जाए या फिर वो सियासतदानों की नालायकियों पर तशवीश का इजहार करे। इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। हालिया सियासी तनाज़ात और कशीदगी से यह तासुर मजबूत हुआ है कि हुकूमत खान साहब नहीं चला रहे, निज़ाम कोई और चला रहा है, और अगर इस निज़ाम को चलने से रोका गया तो फिर मुज़ाहमत भी उधर से होगी। अस्करी क़यादत से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों से हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि अपोजिशन NRO की मुतलाशी है और उसमें नाकामी की वजह से हुकूमत गिराने के लिए, तहरीक चलाने के लिए पर तोड़ रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये बयानियां अवाम हजम कर पाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, बहुत से राज सामने आ रहे हैं। मुलाकातों के अहवाल और उसमें की जाने वाली गुफ्तगू बहुत से सवाल पूछ रही है। एक नया दावा शेर रशीद साहब ने किया और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो भी उनसे मुलाकातें करते रहे। मैं चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं, और आज मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। तो शेर रशीद के इस इंकशाफ के बाद JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने शेर रशीद की बात को इंडोज किया। उन्होंने इस मुलाकात से इनकार नहीं किया, मीडिया पर आकर इस बात की तस्दीक कर दी कि जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में आजादी मार्च लेकर पहुंचे थे तो उनकी अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई थी। जब हमारा यहाँ आजादी मार्च हो रहा था तो जनरल साहब ने खुद हमें दावत दी, बुलाया। अच्छा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि मौलाना साहब आप आजादी मार्च न करें। अच्छा। मौलाना साहब हम जो है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं आप उसमें मुदाखलत न करें। सुने ये जुमला एक मिनट मौलाना, बड़ा अहम जुमला है कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हम कर रहे हैं आप उससे मुदाखलत न करें। ये जो जुमला आपको कहा गया, ये जनरल बाजवा ने आपसे कहा? जी बिल्कुल। अब्दुल गफूर हैदरी ने इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू के निकात भी सामने रख दिए, जो मुस्लिम लीग नून के उस बयानिए की तस्दीक कर रहे हैं जिसके मुताबिक नवाज शरीफ खान साहब को बार बार ये कहते हैं कि उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं है। तो बात कहीं आगे बढ़ चुकी है, लेकिन खुद मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने एक अलग स्टांस लिया है और शेर रशीद के इस इंकशाफ पर मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ चंद अहम नए सवाल पूछ लिए हैं कि ये जो कुछ कहा गया है, मैं चूंकि एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं इस किस्म के लोगों के बयान पर तबसरा नहीं करता। फौज की क़यादत इतनी वजाहत कर दे कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं या उनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं। अगर वो उनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं तो फिर मुझे हक होगा कि मैं सारे हकायक मैदान में लाऊं। कोने पर सुहागा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट के जरिए लीगी क़यादत की अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। अब सवाल ही है कि अगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों को
गलत रंग देकर पेश किया जाएगा। हाँ वो मुलाकातें नेक नीयती से हों या उसके मकसद कोई और हो, तो फिर ऐसी लड़ाई जिसका कोई सालिस ना हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब कम से कम मेरे पास नहीं है। और अदालत के हुक्म पर सानहा एपीएस पर बनने वाली जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसमें सानहा एपीएस का जिम्मेदार सिक्योरिटी को या सिक्योरिटी के नाकामी करार दिया गया है। रिपोर्ट में कमीशन ने स्कूल की सिक्योरिटी पर बहुत से सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड की तादाद कम थी और उन्हें दुरुस्त मुकामात पर तैनात नहीं किया गया था। गफलत का मुजाहरा करने वाली यूनिट के मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को सजाएं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों और शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड जमूद का शिकार थे, वो बर वक्त रिएक्ट नहीं कर सके। दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मुजाहमत के स्कूल के अंदर दाखिल हुए। अगर सिक्योरिटी गार्ड मुजाहमत करते तो शायद इतना जानी नुकसान ना होता। गद्दारी से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ और दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिन तौर पर महाजरीन के रूप में पाकिस्तान दाखिल हुए और दहशतगर्दों को मुकामी अफराद ने सहूलतकारी दी, जो नाकाबिले माफी अमल है। अपने खून गद्दारी कर दे तो फिर इसके नताइज बहुत संगीन होते हैं। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारक नहीं कर सकती जब बिलखसूस दुश्मन अंदर से मिला हो। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों की जानिब से जलाई गई गाड़ी की जानिब चले गए। आग सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए लगाई गई थी। जब तमाम एहलकार जली हुई गाड़ी की जानिब चले गए और गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की दूसरी गाड़ी ने पहुंचकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। रिपोर्ट में कहा गया कि नेक्टा ने अस्करी मराकज, हुकाम और उनकी फैमिली पर हमलों का अमूमी अलर्ट जारी किया था। नेक्टा अलर्ट के बाद फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, लेकिन सानहा एपीएस ने फौज की कामयाबियों को पसे पुश डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सानहा आर्मी पब्लिक से मुतल्लिक जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया था। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इस केस को हम चलाएंगे, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसे वाकयात ना हो। जो लोग भी मकासद हासिल करना चाहते थे उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए। जस्टिस फैसल अरब ने इस्तफसार किया कि आप चाहते हैं सिक्योरिटी में गफलत के जिम्मेदारों को भी सजा मिले। तो एपीएस में शहीद और बच्चों के वालिदैन ने कहा कि हम जिंदा दफन हो चुके हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया टारगेट किलिंग है। एक हॉल में जमा करके सबको कत्ल किया गया। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि सानहा एपीएस की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, जो कि पब्लिक कर दी गई है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं लीगी क़यादत की अस्करी क़यादत से मुलाकातों के हवाले से उठने वाले सवालात के बाद राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ क्या है या मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है? वॉच राना सनाउल्लाह। जा रही है, अब इसके क्या मकासद है इसको मैं नहीं समझता, लेकिन अगर ये बात चलाई जा रही है तो फिर तो ये जाएगी जो है वो 2014 के धरनों से शुरू होगी और उसके बाद फिर ये इलेक्शन तक आएगी। ये जनूबी पंजाब का जो महाज बना था वो किस तरह से बना था? उनको फिर बनी गाला में ला के पटे किसने पहनाए थे? उसके बाद ये पीटीआई की टिकटों की तकसीम किस तरह से हुई थी? और फिर लोगों को किस तरह से बुला के कहा गया कि जी आप पीएमएलएन का टिकट ना लें, आप पीटीआई के टिकट पे लड़ें या वरना आप आज़ाद हो जाएं। तो ये बात जो है ये एमएनएस को, एमपीएस को, ये कल की जो बजट की बात है, तो बजट में ये हाजिरी जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पूरी कर सकती है? ये जो फैटफ के ऊपर लेजिस्लेशन हुई है उसके पसे पर्दा क्या हुआ है? यानी ये आदमी जो खुद को गेट नंबर 4 का एजेंट कहता है और खुद को जो है वो उन कुव्वतों का तर्जमान बताता है, अगर इसने ही ये जो है वो पंडोरा बॉक्स खोलना है और बीच चौराहे जो है वो भांडा फोड़ना है, तो फिर जनाब ये यकतरफा बातें नहीं होंगी। ये फिर आगे से भी जवाब आएगा और आगे से भी बताया जाएगा। ये फिर जो इनकी मुलाकातें होती हैं या इनकी मुलाकातें होती रही हैं, या ये जो कहते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, तो फिर जनाब ये फिर उस पेज को भी पढ़ा जाएगा। मगर ये साहब वो तो मानते हैं कि किस तरह से जो है
वो तो मानते हैं कि जी इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी तरफ से 2014 के बाद एक बयानिया है ना कि जी ये देखिए, अस्करी क़यादत से सियासतदानों की मुलाकातें कोई नई बात नहीं है। फौज भी अपनी है और सियासतदान भी अपने हैं, लेकिन जब अस्करी क़यादत इस बात को सीगा राज में नहीं रख रही और वो ये चाहते हैं कि जो भी सियासतदान से मुलाकातें कर रहे हैं या माजी में करते रहे हैं वो मंजर आम पर लाई जा सकती है, तो फितरी तौर पर इसका रद्देबल भी सामने आ सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के लिए शायद काबिल हजम ना हो। फौज सबसे क्रेडिबल अदारा है और अवाम ये तवक्को नहीं करते कि उसके हवाले से मुतनाज़ा बातें सामने आएंगी जिससे खुदा न खास्ता इदारे का मोरल डाउन हो। अब मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी सियासी जमात है और कई साल इस मुल्क पर हुक्मरानी कर चुकी है। नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और बदतरीन हालात में भी जब उन्हें इक़्तिदार से कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया गया, नवाज शरीफ ने बराह रास्त किसी को चार्जशीट नहीं किया, इशारों कनायों में बात जरूर की। और अब भी जो बातें नवाज शरीफ कर रहे हैं वो ये बातें काफी अरसे से करते चले आ रहे हैं। उनसे पहले भी ये बातें ज़बान ज़दे आम हो चुकी हैं। तो सियासतदान एक दूसरे पर जितना कीचड़ उछाल सकते हैं वो उछालते रहते हैं, लेकिन बहुत से मामला ऐसे हैं जिनका राज में रहना उनके अफशा करने से बेहतर होता है। तो नुक्ता नजर अपनी जगह और इख्तिलाफ राय भी अपनी जगह, लेकिन इदारों का सियासी किरदार भी अपनी जगह एक हकीकत है। इसमें इतना ही आगे जाना चाहिए जहां से वापसी का रास्ता जरूर खुला रहे। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत आगे बढ़ते हैं। कामरान शाहिद गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में और एक उन्होंने तबसरा तजिया दिया है खुसूसी तौर पर। देखते हैं कि वो इस पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर क्या फरमाते हैं कामरान शाहिद। और इस हुकूमत ने ये जो अभी इलामिया मेरे सामने है APC का, जिसके अंदर कहा गया जी इस्टेब्लिशमेंट के रोल को कम कर दिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बढ़ते हुए अमल पर बड़े तशवीश का इजहार किया गया है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का इतना कसूर नहीं है जितना इस हुकूमत का कसूर है, जितना इसने एक्सपोज किया है अपने आप को। चाहे इतना ताल्लुक है इस्टेब्लिशमेंट से या नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस है या नहीं है, लेकिन बता के प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जब हमसे पहली दफा मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उन्होंने बताया जी मेरे तो मंशूर के साथ जो है वो फौज खड़ी हुई है। उसके बाद हर जो नाहली होती है हुकूमत की उसमें वो दौड़ के जो है वो पहुंच जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास या आर्मी चीफ के पास पहुंच जाते हैं कि जी हमारा मसला हल करें। यानी आप कोई ऐसा मसला नहीं है। IPP में बिजली सस्ती करने से लेकर कराची के नदी नालों को की सफाई से लेकर सऊदी अरब और चाइना जैसे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी के रडार के अंदर डायलॉग करना जो ये हुकूमत कर सके। और जब ये हुकूमत नाअहलियत की बुनियाद पर जाती है इस्टेब्लिशमेंट के पास या फौज के पास जाती है तो मुर्दे इल्जाम जो है वो बिलावजह फौज ठहर जाती है। जो जाने वाले हैं इनकेपेबल तो वो हैं, नाअहल तो वो हैं। बात की आती देखिए, खास साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो पहले 90 दिन में ही ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी। खान साहब ताकतवर हल्कों की चॉइस थे जिन्हें तवक्को ये थी कि वो 2 बड़ी पार्टियों को साइडलाइन करके जब खान साहब को या नई क़यादत को सामने लाएंगे तो हालात बदल जाएंगे, दूध और शहद की नहरें बह निकलेंगी। लेकिन 90 दिन में ही पता चल गया कि इन तेलों में कोई तेल नहीं। तो ये मजबूरी बन गई खान साहब को लाने वालों की कि खान साहब ने तो काम करना नहीं, तो काम उन्हें खुद करना पड़ेगा। तो खान साहब तकरीरें झाड़ने और वजारतें उज़्मा एंजॉय करने पर लग गए। तो नतीजा ये निकला है कि आज हालात पहले से ज्यादा वर्स्ट हैं। हकीकत तो ये है कि खान साहब अगर ये तासुर देते रहे हैं कि वो फौज के सहारे चल रहे हैं तो इस तासुर को फौज ने भी कभी मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया। तो जिस तरह ताली एक हाथ से नहीं बजती, यहां भी मामला यकतरफा नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारी बहरहाल खान साहब पर जाएगी क्योंकि वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। गलबा खान साहब पर ही गिरना है क्योंकि हुकूमत का असल फेस खान साहब है। तो जब तक उन्हें सहारे मुयस्सर रहेंगे वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन खान साहब अकेले कसूरवार बिल्कुल नहीं है। अब कुछ दोस्तों की बात करते हैं, देखते हैं कि उनके पास क्या खबर है। वॉच रिपोर्टर्स है अब वो जमा का सीगा भी इस्तेमाल नहीं करते नवाज शरीफ के लिए।
और वो कहते हैं कि जी ना हमारे यहाँ तो बहुत जल्द हम एक लहे अमल का ऐलान करेंगे। इनकी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, मैं आज खबर दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे रख लें। और ये कब मैच्योर होता है ग्रुप, ये कब मंजर आम पे आता है, बहुत बड़ा ग्रुप जो कि बाकायदा तौर पे ऐलान करेगा कि नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं, हम उनको ना अपना कायद मानते हैं ना इस जमात का रहना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ का इंतज़ार किया जाएगा जी उस वक्त तक कि शहबाज शरीफ साहब डिसोन करते हैं या नहीं करते नवाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को, मरियम बीबी की स्टेटमेंट को, जो वो फौज के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ जो एक नया नैरेटिव बाकायदा तौर पे ये तरतीब दे दिया गया है, तश्कील दे दिया गया है और इसमें इनके आला दिमाग और बैरूनी अनासर भी शामिल हैं। और लंदन में जिन जिन लोगों से इनकी मुलाकातें आजकल हो रही हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन जो है वो तो हो गया डिस्क्रेडिट, जॉय साहब ये मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने उसको रखा हुआ था वहां पे, अब वो भी उसको लुक आफ्टर करने के लिए तैयार नहीं है। और नवाज शरीफ उनके लिए कब डिस्क्रेडिट होगा इसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पास ये खबर है कि अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, 4 महीने के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नून लंदन एक अलहदा होगी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान एक अलहदा आएगी और ये एक डिवीजन होने जा रहा है। मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और खासतौर मुस्लिम लीग नून बन जाए, शीन बन जाए, काफ बन जाए, नवाज शरीफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही नवाज शरीफ के वोटर और सपोर्टर को पड़ेगा। तो मुशक्कत करने वालों ने मुशक्कत करके देख ली, जोर लगाकर देख लिया, नाहल करके देख लिया, इलेक्शन से बाहर करके देख लिया, मुकदमात कायम करके देख लिया, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि 2 साल में, पिछले 2 से 3 साल में मुस्लिम लीग नून को तोड़ा नहीं जा सका। 2-4 लोग जरूर दबाव में आए और उन्हें दबाव में लाने में कामयाबी मिली, लेकिन अलल ऐलान मुस्लिम लीग नून का कोई एक रहनुमा भी अलग नहीं हुआ। तो आज कौन सी क़यामत आ गई है? इससे पहले भी एक बहुत बड़ी मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी, अवामी लीग भी बनाई गई, तो अब भी बड़ी गुंजाइश है मुस्लिम लीग नून के आगे कोई भी नाम लगा ले। लेकिन जिस तरह बचपन की मोहब्बत कभी नहीं भूलती, इस तरह बचपन की कुछ ख्वाहिशें हैं जो सारी उम्र साथ रहती है। तो मुस्लिम लीग नून की को तोड़ने की ख्वाहिश भी बहुत से लोगों की बचपन से है। हो सकता है इसमें कोई थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए, और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ को अल्ताफ हुसैन की तरह डील किया जा सकता है, जो दुरुस्त नहीं है। बड़ी सियासी जमातें जब दीवार से लग जाती हैं तो फिर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, सानहात जन्म लेते हैं। अल्लाह ना करे इस तरह की कोई नौबत आए। और अब बात करते हैं, मिनिस्टर है मुराद शहीद वज़ीर मवासलात, हुकूमत का वर्जन लेते हैं सारे मामले के ऊपर कि वो किस तरह देखते हैं। वैसे तो इस लड़ाई के अंदर हुकूमत के बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं सिवाय शेख रशीद के, लेकिन मुराद शहीद एक वर्जन दे रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। भी की थी, वहां भी चैलेंज किया था, केसेस भी, और अब जो पार्टी दोबारा लंदन से बैठ के पाकिस्तान के मामला चलेंगे, इस पे आपने कोई हिकमत अमली बनाई है कि देखिए किस तरह से? एक तो हुकूमत की आप बात करें कि क्या हिकमत अमली बनाई है, एक मैं अभी आपको नून लीग से जो आवाजें उठ रही है और तो परेशान होंगे काफी, क्योंकि अपनी ही फौज, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से आज जो एक बयान आया है। परेशानी तो छोड़े, हालात क्या है मैं उनके आपको बताऊं कि उनके अंदर क्या सोच पाई जा रही है कि एक शख्स है, एक शख्स जिसको अदालतों ने सर्टिफाइड चोर और डाकू डिक्लेयर कर दिया, और हाल ही में अदालतों ने उसको मफरूर भी डिक्लेयर कर दिया। मफरूर भी है, सर्टिफाइड झूठा भी है, सर्टिफाइड करप्ट भी है। अब आपके लिए हम कितना करें? आपके लिए हमने इतना कुछ किया कि आप रजिस्ट्रेशन करने 2 खानदानों के लिए हम एवान में थोड़ी आते हैं। आप 2 खानदानों की रजिस्ट्रेशन की बात होती है, हमने आपने जाती मुलाजिम समझा हुआ है। अब वो क्या सोच रहे हैं, मैं उस सोच की तरफ आता हूं कि ये तो खुद विलेज काउंसिल का चेयरमैन नहीं बन सकता, वार्ड का सदर नहीं बन सकता, तो इससे हम अपनी पूरी सियासत, पूरी कौम, पाकिस्तान की फौज, अदलिया, इदारों, पूरे मुल्क को, कौम को दांव पे कैसे लगाए? नवाज शरीफ तो माजी है ना, नवाज शरीफ के पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे, बहुत से लोगों को नवाज शरीफ पसंद नहीं है, तो गैर जानब रोकर अगर हकायक को देखें तो नवाज शरीफ की सियासत में इतनी अहमियत है
कि वो बोले तो डिस्कस होते हैं, ना बोले तो डिस्कस होते हैं। तो ये कहना कि नवाज शरीफ काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, सवाए खुद को और दूसरों को धोखा और फ्रेब देने के सिवा कुछ नहीं है। तो नवाज शरीफ को डिस्क्रेडिट वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि कौम को ये बताते हैं कि 200 अरब डॉलर आएगा, 100 अरब डॉलर कर्जदारों के मुंह पर मारेंगे और 100 अरब डॉलर अवाम पर खर्च करेंगे, तो फिर आंख खुल जाती है। अब नवाज शरीफ चोर है, गद्दार है, माफिया है, या कोई और इल्जाम इन पर लगाओ, और शायद कोई ऐसा इल्जाम नहीं जो नवाज शरीफ पर ना लगाओ। इन सारे इल्जामात के बावजूद हकीकत ये है कि हुक्मरान जमात अवाम में अपनी क्रेडिबिलिटी वो नहीं बना सकी कि लोग नवाज शरीफ को भूल जाएं। नवाज शरीफ आज भी एक मकबूल जमात के मकबूल तरीन लीडर हैं जिनकी एक तकरीर ने हंगामा बर्पा किया हुआ है और बहुत से चेहरों को बेनकाब भी कर दिया। यहां पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अब बात करते हैं भारत और चीन के दरमियान हालिया कशीदगी लम्हा बलम्हा बढ़ रही है, और इतलात यह है कि भारत भी तैयारियां कर रहा है और चीन ने भी बहुत जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और खित्ते पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? कर्नल साहब, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो चीन और भारत का झगड़ा शुरू हुआ है, ये झगड़ा शुरू हुआ जब से इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस बदला है, और यूं लगता है जैसे इंडिया अब बेफिक्र हो गया पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर पर हमारी तरफ से तो कोई बात होगी नहीं, तो अब चीन के साथ जरा दो हाथ किए जाए। एक तो झगड़े का बैकग्राउंड क्या है और अब इसका स्टेटस क्या है और इसका फॉलोआउट क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ इफ्तिखार साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन आपको नज़र आती है इस रीजन के अंदर, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि 3 एटमिक कुव्वतें आप देखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना को। ये कभी ऐसा होता नहीं कि 3 एटमिक कुव्वतें एक दूसरे के पड़ोसी भी हों और इतनी सीरियस हालात नजर आए, और स्पेशली इस वक्त जो लद्दाख के अंदर सिचुएशन। और बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि ये इसकी शुरुआत जो है वो तो हुई है जब 5 अगस्त का जो एक्शन था, आर्टिकल 370 और फिर 35A को रिवोक जिस तरीके से किया गया, कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके श्रीनगर और जम्मू को एक रियासत में कन्वर्ट कर दिया गया। उसने इंडिया को उन्होंने कहा कि ज्वाइन करेगा, और दूसरा उन्होंने लद्दाख को कर दिया। अच्छा, लद्दाख का जहाँ तक ताल्लुक है, और लद्दाख से जो ऊपर की तरफ लाइन जाती है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बात करते हैं, और इसको इंडिया तो कहता है कि हाँ जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, बट चाइना ने इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन 1962 की वॉर के अंदर भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर आती थी तो उसके ऊपर भी चाइना ने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड प्रॉब्ली दीज वर द रीजंस कि अब जो सिचुएशन अब तो ऐसी हो गई है कि माइट इज़ राइट की बात आप कह सकते हैं, आज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की आप बात ये देख लें, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त आपने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी उसकी एक्चुअली कैबिनेट ने कर दी है, तो सिचुएशन इंतहाई वॉलेटाइल है। वाई? बिकॉज इवन सो मच सो, कल की आप बात कर लें कि वो शेख अब्दुल्ला का जो बेटा है उसने ये कहा है कि जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर चाइना जो है वो आता है और वो आके इस तरीके से रूल करता है। वाई? बिकॉज जो इंडियन हुकूमत और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो कुछ 80 लाख कश्मीरियों के साथ कर रही है, उसके लिए तो उससे ज़्यादा बेहतर हमें चाइना सूट करता है। नो, दिस इज़ दिस सिनेरियो। अच्छा, इसी को जब देखते हुए अच्छा ये भी हमने जहन में रखना है कि इंडिया और चाइना के अंदर जो डिफरेंट तरह के पैक्ट हैं उसके अंदर ये था कि ये अपनी वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। ये कुछ आपने ओवरऑल देखा, लेकिन फिर चाइनीज़ ने जिस तरीके से उन्होंने आगे आए और 900 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया उन्होंने एक लिहाज से ऑक्यूपाई कर लिया, और की डोमिनेटिंग एरियाज, हाइट्स, वो उन्होंने एक लिहाज से। लेकिन इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि चाइना बहुत अंदर तक आ गया है, इसलिए कि बहुत सारे इलाका जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। ये भी इतलात है कि इंडिया अपनी फौज को बिल्कुल ऑन टोज किया हुआ, रेडी किया हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। क्या कोई बड़ी जंग हो सकती है? आप समझते हैं कि इस बात के इम्कान है? जैसे आपने कहा कि हथियारों के इस्तेमाल पे पाबंदी थी, लेकिन अब लग रहा है कि हो सकता है दोनों मुल्क हथियार इस्तेमाल करें, इसके कितने % चांस? देखिए, मैं एक आपसे अर्ज करूंगा, अगर आप इन कंपैरिजन जाते हैं चाइना और इंडिया के, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 13 लाख की टोटल इंडियन आर्मी है और उसके अगेंस्ट 30 लाख की आर्मी है चाइना की। चाइना का ओवरऑल अगर आप कन्वेंशनल की बात भी हम करते हैं ना भाई, बिकॉज यहाँ पे इसी के ऊपर वो कन्फाइन करेंगे। एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर दे आर फार सुपीरियर देन सर्टनली इंडिया। एक और चीज़ जिसको हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, याद रखिएगा, हमेशा वो कुव्वतें जंग जीतती हैं जो कि हथियार अपने मुल्क के अंदर वो खुद बनाती हैं।
अब इंडिया का हाल ये है कि वो अभी रिसेंटली उसने $3 बिलियन का मुआहदा किया है कि वो ड्रोन खरीदने जा रहा है अमेरिका से, कभी वो फ्रांस से जहाज़ खरीद रहा है, कभी इस तरह का सिलसिला, यानी वो पाइलअप तो कर रहा है, चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर वर्चुअली देखा जाए तो चाइना का और इंडिया का एक तो मुकाबला कोई नहीं। अच्छा, फिर अब नरेंद्र मोदी की सिचुएशन तो इंतहाई ख़राब हो चुकी है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कश्मीर, विद इन जो उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं विद इन इंडिया, वो उसको एक लिहाज से बड़ा डैमेज कर रही हैं। और जिस तरह के वो आप कवानीन आप लेकर आ रहे हैं जो कि टारगेट, लेकिन नरेंद्र मोदी तो वही कुछ कर रहे हैं ना जो उनका मैनिफेस्टो था, जो वो कह के आए थे, जो उन्होंने इलेक्शन में ऐलानात किए थे, उसी की बुनियाद पे वो इलेक्शन जीते थे। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, ऐसा इंडिया में तो हम ये कह नहीं सकते कि वहाँ कोई मिलिट्री इंटरवेंशन है कि जी कोई किसी को इक़्तिदार में लेगा। वहाँ तो जो पॉलिटिकल जमात जो वादे करती है उसको पूरे करने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आप उस एंगल से तो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ की जो अब इंटेलिजेंसिया है, दे अंडरस्टैंड कि नहीं चीज़ें ठीक नहीं चल रही। और इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है ना, तो जिस मुल्क के अंदर लोगों को, आम लोगों को देखिए 25-26% जो हैं वो तो नॉन हिंदूज़ वहाँ पर रहते हैं। ओके, आप मिनॉरिटी की आप बात कर लें, ये तादाद को पाकिस्तान के अंदर तो एक लिहाज से नहीं है। तो अगर इतनी बड़ी तादाद को आप अनरेस्टलेस सिचुएशन के अंदर लेके जाएंगे, उसका असर तो एक लिहाज से आना है। अच्छा, फिर नागालैंड की तरफ चले जाएं, मिज़ोरम की तरफ चले जाएं, वहाँ जिस तरह लादगी की तहरीकें इंडिया के ख़िलाफ़ एक लिहाज से चल रही हैं, डेफिनेटली उसको भी एक लिहाज से उसको आप कहते हैं कि उसको लहर एक उसकी आ रही है। दूसरी तरफ आप चले जाएं, नेपाल को, भूटान को ले लें, बांग्लादेश को, इवन बांग्लादेश के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया से। एक और आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ना चाइना ये चाहेगा कि जंग हो, क्योंकि चाइना की जो बेसिक जो उनकी पॉलिसी है वो भी इकोनॉमी है, और इंडिया वो भी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। दोनों मुल्क जो है, दोनों की जो GDP है वो ग्रो कर रही है। कोरोना की वजह से हालात दुनिया के खराब हुए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ चुकी है उनके मुताबिक ये दोनों की इकोनॉमी तेजी से रिस्टोर हो सकती है। ये कोरोना की वजह से चले प्रॉब्लम थी, तो दोनों मुल्क जंग तो अफोर्ड करते नहीं, और फिर ये एक कशीदगी, एक टेंशन, क्या इसकी वजह वो इंटरनेशनल प्रेशर है जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है। और आपने बिल्कुल ठीक ये क्वेश्चन किया। देखने की बात इस वक्त ये है, एक तो आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को विद इन द परव्यू ऑफ BRI अगर आप देखें, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ तो अमेरिका को है। अमेरिका का पुलिसमैन इंडिया यहाँ पर बैठा हुआ है विदाउट रियलाइजिंग कि भाई अभी जो कुछ भी अगर इंडिया और चाइना के अंदर हुआ तो अमेरिका की तरफ से तो किसी तरह की कोई सपोर्ट, उस तरह का कोई बयान एक लिहाज से नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ इस सारे सिनेरियो के अंदर चाइना का और इंडिया का डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं इनकी मीटिंग्स भी एक लिहाज से चल रहे हैं, बड़े हाई लेवल के ऊपर एक लिहाज से उनकी मीटिंग चल रही हैं, वो मे भी किसी सोल्यूशन पे भी पहुंचते हैं। लेकिन ओवरऑल जो नरेंद्र मोदी की सिचुएशन वहाँ पर, उसकी जो पोजीशन वहाँ पर ख़राब हुई है बीजेपी की, वहाँ पर जो लोगों के इश्यूज़ हैं, जो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर नौकरियाँ एक लिहाज से जा चुकी हैं। कोरोना ने बेइंतहा एक लिहाज से इंडिया को इफेक्ट किया है, 24-25% उनकी GDP नीचे जा चुकी है। सो मासेस को उन्होंने अटेंशन को डाइवर्ट करना है, मीडिया की अटेंशन को उन्होंने डाइवर्ट करना है। इकोनॉमिक प्रेशर तो है जी, वो है, प्रेशर्स हैं, वो है। फिर देखिए फरवरी लास्ट ईयर जो कुछ हुआ, मैं उसकी भी बात आपसे करूंगा। तो नरेंद्र मोदी के लिए इजी चीज़ क्या है, अच्छा जी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी सूरत के अंदर भी हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, आपकी अपनी मुसल्लह अफवाज को भी, आपकी हुकूमत को भी, और फिर हम सब आवाम को भी मेरा ख्याल है इस सारे थ्रेट को फेस करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताएं कश्मीर में हमारा क्या स्टेटस है पूरी। हम जब से ये कुछ हुआ है लोग कहते हैं कि कश्मीर आज से निकल गया, और कश्मीर में हम देखते हैं कि रिएक्शन भी कोई नहीं है, दुनिया की तरफ से भी कोई नहीं है। एक तुर्की आ जाके बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, और तुर्की शायद वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसका कश्मीर पे स्टैंस बड़ा वाज़ेह है। हमारा तो है ही, हमारा पुराना इजहार, हम उसके एक फरीक है, लेकिन तुर्की का रिएक्शन, तो बाकी के जो इस्लामी मुल्क हैं जिनके बारे में हमें दावे रहते हैं कि जी इस्लामिक ब्लॉक है, वो उतना रिएक्शन हमें क्यों नज़र नहीं आता? इस पर आपका क्या? मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का जो मसला है या मुकदमा है, सर्टली ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का है,
और हम और कश्मीर एक ही हैं, और कश्मीरी ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि नहीं अच्छा भी उनके पास कोई तीसरी ऑप्शन बची है। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस। 1947 में जब बंटवारा हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे हैव टू डिसाइड। अब तो ये किताबी बातें होगी ना सर। नहीं, मैं वही आपसे आप देखिए ना, नहीं ये तो वो एक नजरिया ना जो हम और आप मानते हैं। इफ्तिखार साहब, हम और आप इस बात को तस्लीम करते हैं। आप सिर्फ ये देखें कि वो हमारे कश्मीरी बच्चे जो शहीद जिस तरीके से होते हैं, उनको स्टेट टेररिज्म का शिकार होकर वो फिर शहीद हो जाते हैं, उनको आपके पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट के वो दफन करते हैं। तो उनकी मोहब्बत है ना, हमारी हमारी मोहब्बत का नहीं, आप यू ट्रस्ट मी, यस पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। लेकिन एक चीज़ जहन में करें, एक तो हम कहते हैं जी कि नहीं ओवरनाइट फैसले हो जाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सही मानों में इससे पहले भी बहुत तहरीकें चली, लेकिन बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद जिस तरह मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की मूवमेंट को मैंने देखा बहुत अप गई जी, और फिर 5 अगस्त का जो ये इन्होंने सिलसिला सारा किया, ओके अपने आर्टिकल से उसको हटाया, फिर अपना हिस्सा बनाया, और फिर कश्मीरियों की नफरत को जिस तरीके से आपने इंडिया के लिए देखा। कश्मीरी नहीं मान रहे, वो तो इतना ज्यादा लॉकडाउन रहा फिर भी नहीं उन्होंने माना इस बात को। तो इतना आसान नहीं है वहाँ पे कश्मीर को पकड़ना। लेकिन जो हमें नहीं इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही उसकी मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखें, इंटरनेशनल सपोर्ट की अगर आज की आप बात करें या फिर 2, 3, 4, 5 दहाइयाँ पीछे चले जाएं, इट हैज़ नेवर बीन लाइक दैट, बिकॉज ये बड़ी अजीब सी दुनिया आप देखते हैं। 135 करोड़ अफराद हैं जो कि इंडिया में बसते हैं, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, सब जो है ना उनको आप कहते हैं राल टपकती है इंडिया के ऊपर कि हम अपनी माल वहाँ पर बेचें। आप अमेरिका को ले लें, आप यूरोपियन यूनियन को ले लें, मिडिल ईस्ट की आप एग्जांपल ले लीजिए, बिजनेस इंटरेस्ट है, लोग बिल्कुल ऐसा ही है। और सर्टनली अब ये फाइनली आखिरी 1 मिनट है, जल्दी से बताइएगा, बड़ी तेजी से इसराइल को लोग तस्लीम कर रहे हैं, इस्लामी मुल्क तस्लीम कर रहे हैं, यूएई ने कर लिया, बहरीन ने कर लिया, और भी लोग जा रहे हैं। फिर बहुत से इसराइली अखबार ये कोट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी शायद जल्द या बदेर तस्लीम कर लेगा। अगर फ़लस्तीन के जो के हवाले से जो मायदा यूएई ने किया या बाकी लोगों ने किया, हम भी वो कर लेते। कितने % चांस आप समझते हैं कि है? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर 2 टोक कह चुके हैं हम नहीं करेंगे। मैं इसको हमारे यहाँ जितना रिएक्शन आएगा दुनिया में कहीं नहीं आएगा। मैं एक आपसे अर्ज करूँ, ये तो हमें भूल जाना चाहिए कि हम किसी सूरत में इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे टिल सच टाइम कि फ़लस्तीनियों को उनको मुकम्मल हुकूक नहीं मिल जाते, उनको अपना वतन नहीं मिल जाता किसी सूरत के अंदर भी। पाकिस्तानीज़ आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, और किसी हुकूमत की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। जहाँ तक अरबों के ताल्लुक है, यूएई की बात करें या कुछ और ममालिक की, लेट मी टेल यू, ये पूरी दुनिया के अगर पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, जिस तरह इत्तेहाद अब बन रहे हैं और टूट रहे हैं, ये उसी के अंदर आप अमेरिका को लेके जाएं। अच्छा, इनको गलत फहमी होगी है हमारे कुछ अरब ममालिक को कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो बसता है अमेरिका के साथ। जो कुछ अमेरिका कह रहा है, जैरेड कुशनर कह रहा है, एक्चुअली वो उसी तरीके से एक लिहाज से चलते जा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये किस सिमत में चल रहे हैं। तो ये अमेरिका की दोस्ती में हो रहा है जी, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका इसके पीछे है। कर्नल असद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने थोड़ा हालात हाज़िरा के ऊपर जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसके ऊपर बात की। क्योंकि अपनी बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। आज के लिए इतने, कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।